नमस्कार। हेल्प यू चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज 30 जून डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या, जुलाई 1 जो डॉक्टर्स डे के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, उनकी कर्मठता को सेलिब्रेट करने के लिए, समाज में उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए हम उसी पूर्व संध्या पर आज डॉक्टर्स से परिचर्चा करेंगे उनके जीवन मंत्रों के ऊपर। मेरे साथ एक बहुत ही ऑगस्ट पैनल उपलब्ध है। डॉक्टर प्यारी भट्टाचार्य, जो कि पीडियाट्रिशियन है SGPGI में, बहुत लंबे समय से बच्चों को इन्होंने आशीर्वाद दिया है अपनी स्किल से, अपने प्रेम से। और दूसरे हमारे साथ है डॉक्टर PK गुप्ता। आप इनको हम इनके सामाजिक सरोकार के लिए हम लोग अधिक जानते हैं, और वैसे ही इज़ पैथोलॉजिस्ट एंड अपनी एक संस्था भी ये चलाते हैं, लखनऊ एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और समाज में कैसे कंट्रीब्यूशन करा जा सकता है, ये हर समय इस वक्त पर इनका ध्यान इसी बात पर रहता है। अमूमन जब भी बात की जाती है ज़िंदगी में सफरिंग की, तो इंसान को दो ही लोग याद आते हैं, या तो ईश्वर याद आते हैं या डॉक्टर याद आते हैं। लेकिन डॉक्टर्स के साथ क्या है कि मेरे ख्याल में अल्टीमेटली वो हैं तो हाड़ मास के इंसान ही। इंसान होने की वजह से मेरे ख्याल में ईश्वर के हिस्से का कुछ अतिरिक्त कार्य इनके झोली में आ गया है, तो शायद स्ट्रेस का जो बर्डन है वो भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे दिन ख़त्म होता है और एक नया दिन शुरू होता है, और आप देखेंगे कि ये लोग वापस अपनी ड्यूटीज़ रिज्यूम कर लेते हैं और वापस हम लोगों को ठीक करने में या अपने पेशेंट्स की हालचाल को सुधारने में वापस लग जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी पर है कि ये डॉक्टर्स जो है, इनके सेल्फ हीलिंग मंत्रास क्या हैं, ये क्या करते हैं। ये कोई जादू की छड़ी तो नहीं है इनके पास में जो ये ऐसे घुमाई और मैं अब ठीक हूँ, मैं अब अपनी ड्यूटी वापस लूँगी। कंपेयर टू दिस, एक नॉर्मल आदमी के ऊपर जब भी स्ट्रेस आता है तो उसको अच्छा खासा टाइम लगता है कोप अप करने में। कई बार उसको अलग फिर से एक डॉक्टर के पास ही जाना पड़ सकता है कई बार, लेकिन कुछ तो है खास। तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर प्यारी भट्टाचार्य मैम से। नमस्कार। तो आपने सुना मैम कि जैसे स्ट्रेस का लेवल हम लोग समझते हैं कि डॉक्टर्स के ऊपर स्ट्रेस काफ़ी हाई रहता है, स्पेशली क्योंकि उनका खुद का ही नहीं, दूसरे के स्ट्रेस का बर्डन भी उनके ऊपर रहता है। तो एंड ऑफ द डे कभी कभी क्या लगता है कि बहुत स्ट्रेस हो गया। हाँ, कभी कभी तो ऐसे दिन आते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर क्यों, नॉर्मल इंसान के भी ऐसे आते हैं दिन जिस दिन लगता है हे भगवान बस बहुत हो गया। वो तो लगता ही है। तो ऐसा कभी कोई वाकया हुआ हो जब लगा हो कि नहीं भाई बहुत हो गया है, अब भगवान क्या किया है आपने, भगवान पे ही क्वेश्चन किया हो आपने, कोई वाकया अपना याद करके इतने साल से आप प्रैक्टिस? बिल्कुल शैल्वी जी, सुबह के 3:30 बजे कॉल आई कि डिलीवरी होने वाली है और काफ़ी बच्चा अच्छा नहीं भी रह सकता है, आपको तुरंत आना है। तो उस दिन कोई घर पे नहीं था, सिर्फ मेरा 5 साल का बच्चा था मेरे साथ। तो उसको जो है लॉक किया 3:30 बजे सोते हुए, और हम चले गए अपने काम पे। लौटते लौटते वो बच्चा सही में बहुत डिस्ट्रेस्ड बच्चा आया, उसको सेटल करते करते 5:30 बज गए। 5:30-6 बजे जब हम घर आए और घर में घुसने की कोशिश की तो देखा कि हम चाबी ही लेना भूल गए थे और दरवाज़ा ऑटोमेटिकली लॉक हो चुका था। अंदर भी नहीं जा और सकता। अंदर हमारा बच्चा नींद से उठ करके दरवाजे पे खड़ा रो रहा था। तो मतलब मेरी शक्ल देखते ही वो बच्चा और जोर जोर से रोने लग गया, मम्मा बस मम्मा पास जाना है। पर इनफैक्ट वो 5 के नहीं 3 के ही थे तब। तो अब चाबी कैसे निकले, दरवाज़ा भी कौन सवेरे 5:30 बजे आके तोड़ दे मेरे को, हस्बैंड भी नहीं थे। तो बेचारे ने कुशन्स लगाई, केन की कुर्सी खींची, फ्रिज के ऊपर चढ़ के चाबी लेने की कोशिश करी, तो 3 साल का बच्चा फिर वेरी स्मार्ट था। बार गिरे भी, और उसके बाद किसी तरह से उन्होंने चाबी तो ले ली। अब चाबी मेरे तक पहुंचे कैसे, फिर बहुत दिमाग लगाया गया। दरवाजे के नीचे एक छोटा सा झरोखा था, उसमें से चाबी पास करी गई, और अल्टीमेटली जब मैं अंदर घुसी और बच्चे को गोद में उठाया तो मुझे लगा भगवान अब बस। ओके। बहुत कष्ट होता है अपने बच्चे को रोते हुए देख के, बट देन आपको जाना है, आपको करना है काम, जिस काम के लिए आप तैयार हुए हो, ट्रेन हुए हो,
आपके पेरेंट्स ने, आपके स्टेट ने आपको स्पॉन्सर किया है, आपको तो काम तो करना ही है। तो कमिंग टू दिस थिंग, ये जो काम करना है, इसका मोटिवेशन कहाँ से आता है? क्या बात है ऐसी जो आपको वापस खींच के ले जाती है? शैली, मैं तो पीडियाट्रिशियन हूँ, मैं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। जब वो बच्चे के चेहरे पे मैं मुस्कान देखती हूँ ना, हाँ, बस दिल खुश हो जाता है बिल्कुल। या वो आके एक बार आंचल पकड़ ले या चुन्नी पकड़ ले, हाँ, और शायद अपनी तोतली जुबान में बोल भी नहीं पाता है आंटी, वो आनी आनी करके जब मुझे आवाज देता है, हाँ, या खुद से आके मेरे गोद में चढ़ जाता है, हाँ। उसके जैसा प्लेजर, वो खुशी वो आप ला ही नहीं सकते किसी और चीज से। एक्चुअली मैं सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश कर सकती हूँ इस बात को। एक्चुअली ये बात बहुत ही प्रेशियस होगी, क्योंकि मैं फ़ौरन इमेजिन कर रही हूँ एक बच्चे को अपने हाथ में लिए हुए। अपनी छोटी बहन की बेटी को मैं बहुत चाहती हूँ, तो उसको लेकर के जैसी खुशी मुझे महसूस होती है, शायद मैं उसको एहसास करने की कोशिश कर रही हूँ। डॉक्टर गुप्ता से मैं अगला सवाल इसी सिलसिले में करूँगी कि सर, मैम, क्योंकि बीइंग अ वुमेन, इनको बच्चों की एक माँ भी है, माँ की जिम्मेदारी आमतौर पर बच्चों को रेस करने की ज़्यादा होती है। What kind of challenges do young doctors, male doctors face? डेफिनेटली सैलवी जी, बड़ा एक सामयिक आपने प्रश्न पूछा और डॉक्टर्स डे की पूर्व संध्या पे आपने हम लोगों को आमंत्रित किया है। एक ये भी मोटिवेशन है कि सोसाइटी एक्नॉलेज करती है। तो जहाँ तक यंग डॉक्टर्स की बात है, हम लोगों ने जब प्रोफेशन को चूज़ किया तो ये जानते समझते हुए कि भाई हम किसी के कहने पर नहीं जा रहे, ये अपना मोटिवेशन है, क्योंकि हम सर्विस मोटो के साथ आए थे, हमें अधिकारी नहीं बनना था। तो पेरेंट्स का भी ये एटीट्यूड था कि भाई आप इस प्रोफेशन में जाइए और लाइफ लॉन्ग आप जो है एक सर्विस दे सकते हैं। इस प्रोफेशन जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक इस प्रोफेशन का रोल है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये चैलेंजेस पहले तो कम थे, अब ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ गए हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो सोसाइटी के जो भी निगेटिविटी है उसको फेस कर रही है, लेकिन फिर भी अपने आप को इस तरीके से वो मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये हमारा काम है, जो सोसाइटी को सर्व करना है, पेशेंट को सर्व करना है। इसके लिए हम लोग अपने फिटनेस मंत्रा को भी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और कोशिश करते हैं कि भाई हम फिट रहें, क्योंकि अगर हम फिट नहीं रहेंगे तो हम परफॉर्म कैसे करेंगे। नहीं, फिटनेस तो डेफिनेटली आई कम टू दैट सर, लेकिन जैसे हम लोग पूछ रहे थे ना कि फिटनेस की जब बात आप करते हैं तो हमेशा वेलनेस की बात होती है, और आज तो WHO के अनुसार हेल्थ की जो परिभाषा है उसमें मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग को बराबर तरजीह दी गई है। तो सर आप बताइए सर कि मेंटल वेलबींग के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, WHO का डेफिनेशन है कि भाई हेल्थ का डेफिनेशन कि नॉट इट इज नॉट मियरली इन एब्सेंस ऑफ डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अब इसमें हम लोगों ने बकायदा, जब मैं प्रेसिडेंट आर्मी में था तो मैंने लेटर लिखा था उस समय कि भाई स्पिरिचुअल वेलबींग को भी ऐड किया जाए। लेकिन आधिकारिक परिभाषा में तो नहीं आया है, बट स्पिरिचुअल वेलबींग एक एडेड डायमेंशन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि मेंटल जो हेल्थ इशू है वो कहीं ना कहीं हमारे स्पिरिचुअलिटी से कंट्रोल हो सकता है और होता भी है। तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि हम मेंटल हेल्थ इशू को फेस कर रहे हैं। कोविड के बाद आप व्यक्तिगत तौर पे खुद क्या करते हैं सर, अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए? बिल्कुल, देखिए हम तो सुबह जल्दी उठते हैं, कोशिश करते हैं कि सूर्योदय के साथ उठें। कहते हैं जब आप सूर्योदय के साथ उठते हैं तो भाग्योदय होता है। हाँ, वो तो ठीक है। और दूसरी, हालांकि प्रोफेशंस में मजबूरी है, तो लेट नाइट वो काम करते हैं, इसीलिए हमारे प्रोफेशन में भाग्योदय देर से आता है। लेकिन अब यह है कि हमें तो फेस करना है, और क्योंकि मुझे दिन भर मुझे परफॉर्म करना है, डे टाइम में परफॉर्म करना है, तो आप मॉर्निंग में वॉक कर सकते हैं, जैसे मैं वॉक करता हूँ। कोविड के दौरान पौधों से आप बहुत प्रेम करते हैं सर। हाँ, लेकिन ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, जिसको मैं कहता हूँ कि आप नेचर के साथ आप जुड़ते हैं, आप नेचुरल होते हैं। और जैसे आप नेचर से दूर होते जाएंगे आप अननेचुरल होते जाएंगे, आर्टिफिशियल होते जाएंगे। यस, डेफिनेटली। तो ये नेचर के साथ जुड़ना अपने आप आपको फील गुड देता है, और आप अपने आप को बेहतर फील करते हैं और दिन भर आप परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा जो कहते हैं ना, एक शब्द हमेशा मैं बोलता हूँ लोगों से कि तनाव प्रबंधन में सामाजिक सरोकारों की भूमिका। वो जब आप सामाजिक सरोकार करते हैं, लोगों के बारे में आप सोचते हैं, तो आपकी अपनी जो प्रॉब्लम है वो छोटी हो जाती है। मैं तो पीजीआई के बाद बैठा हूँ, मैं देखता हूँ लोगों की समस्याओं को, मैं सुनता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स बहुत अच्छे लिसनर होते हैं।
आज तो मौका दिया आपने बोलने का। नहीं, बिल्कुल। लिसनर्स तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारी बात ध्यान से नहीं सुनेंगे तो मेरे ख्याल में उसका सोल्यूशन भी नहीं निकल सकता। और इनफैक्ट हमें तो, मेरा अपना एज अ हेल्थ कम्युनिकेटर ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर डॉक्टर दिल भर के बात सुन लेता है तो 50% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो ये जाती हमारे है। ट्रेनिंग का पार्ट है कि मुझे गुड लिसनर होना है और साथ में वन टू वन हम कम्युनिकेशन लोग भी क्या करना है। कहते हैं, बातें गिरा देती हैं फासले दीवारों के। वाह, क्या बात है। सो बात तो कॉन्वर्सेशन में ही आधा जो मन का भय, मन का दुख, मन का कष्ट, उतना तो लाघव हो ही जाता है। हाँ। इफ यू कैन लिसन टू समबडी, हाँ। दैट इज अ पाथ हीलर। वो हाँ। हीलिंग हो ही जाती है। और शैलवी, मैं तुम्हें एक कहानी छोटी सी बताऊं कि कॉन्वर्सेशन का कितना अच्छा इफेक्ट या बुरा इफेक्ट हो सकता है। एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पर लोग पेड़ काटते नहीं हैं। अगर जगह बनानी होती है तो उसको घेर के खड़े हो जाते हैं और इतनी गालियाँ निकालते हैं, रोज गालियाँ निकालते हैं, और पेड़ में प्राण है, वो सूख जाता है, काटने की नौबत नहीं आती है। वैसे ही कॉन्वर्सेशन इज सो गुड कि अगर मैं आपको सराहूं, आपको प्रेज करूं, तो वो आपके लिए एक रिवॉर्ड बन जाता है। सो कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ डॉक्टर एंड हिज पेशेंट इज समथिंग दैट इज वेरी प्रेशियस। उस कॉन्वर्सेशन में हमें आधी हिस्ट्री मिल जाती है कि कहाँ गड़बड़ी है एक्चुअली। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं जो देखती हूँ आजकल क्या होगी कि जो भी मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन है वो बड़ा ही डायग्नोस्टिक टेस्ट ड्रिवन हो गया है, तो उसकी वजह से क्या ये संवादहीनता एक पैदा हो रही है? नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा बहुत प्रश्न रेज किया जबरदस्त है, सवाल क्योंकि रेज जब तक हम डॉक्टर थे जी। और जो हमारा सामने बैठा वो मरीज था, तब तक तो सब ठीक था, क्योंकि आपस में एक रिस्पेक्ट का रिश्ता था। लेकिन जैसे जैसे वो पेशेंट कंज्यूमर बना और कंज्यूमर फोरम आया, तो फिर वो उसको फेस करने के लिए फिर एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जिसको कहते हैं, मॉडर्न मेडिसिन इज एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। तो हमें एविडेंस के लिए डायग्नोसिस तो करानी पड़ेगी, डायग्नोसिस हाँ। के लिए टेस्ट तो होंगे। ये कह लीजिए कि क्या एक डिफेंसिव रिश्ता हो गया है? पहले जैसे मुझे ध्यान है कि डॉक्टर और it has रिस्क become लेने more से पहले- commercial rather than वो प्रेम, स्नेह, रिस्पेक्ट का, उससे ज्यादा वो एक डिफेंसिव प्रैक्टिस में चला ये गया। दोनों तरफ से हुआ है, दोनों तरफ से। यस यस, कहते हैं ना कि ये त्रासदी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स इसी वजह से शायद बहुत सारे यंगर जनरेशन डॉक्टर बनना नहीं बनना चाहते। ही नहीं चाह रहे। एक कारण शायद ये भी है कि डॉक्टर बनने के लिए नंबर ऑफ इयर्स बहुत देने पड़ते हैं, 5-5.5 साल का इतनी मेहनत करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, अगर फिर आपको आपका मन ही नहीं प्रसन्न हो, तो फिर तो ऐसे ऑक्यूपेशन में क्या जाना जिसमें आपको खुशी ना मिल पाए। और हो सकता है आप अपना पूरा प्रयास लगा दो, पर अगर उसके बाद भी आपको बदनामी, लीगल खींचतान, ये भी एक प्रकार का स्ट्रेस है जो आप लोगों के Yes, लिए yes. बहुत add हो बड़ा गया है। stress। लगातार, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वर्बल वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस मोर देन 75% है, जो आईएमए ने अपना सर्वे किया था। जी। तो वर्बल वायलेंस तो हम लोग फेस करते हैं, और उसका बहुत एक्सट्रीम वर्जन है जब फिजिकल वायलेंस होता है। उससे क्या होगा कि डॉक्टर्स जो हैं, जो अच्छे सेंसिटिव डॉक्टर्स होते हैं, वो उसका एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कम्युनिटी में। डॉक्टर्स फैटर्निटी जब कहीं कुछ इस तरह की घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो डॉक्टर्स डिफेंसिव तो हो जाते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी और सरकार अगर डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो फिर वो जो फ्री होके प्रैक्टिस करने का, एक डिलीवरी ऑफ सर्विस देने का जो मोटो होता है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो शुरू में जब हम लोग आते हैं तो बड़े जोश के साथ आते हैं, कि समय के साथ साथ परिस्थितियाँ ऐसी प्रतिकूल होने लगती है, तो मुझे थोड़ा सा डिफेंसिव होना पड़ता है। वैसे शायद एक बात ये कह सकते हैं कि कोविड-19 के दौर ने डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस और उनकी समाज में जो अहमियत है, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं वापस बीच में सेंटर स्टेज में ला करके खड़ा किया है। क्या आप इससे अग्री करते हैं? शैलवी, वो हुआ तो है डेफिनेटली, पर इंसान की मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। जो ही ये कोविड का भय मन सर से उठ जाएगा, जो ही वापस उसी धर्रे में चला जाएगा, क्योंकि कहीं पर डॉक्टर्स को अब प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो रही है। हमें पता है, हमारे कई फ्रेंड्स ने सुसाइड तक कर लिया है इन सब चीज़ों की। अभी हाल ही में घटना हुई है लेडी डॉक्टर में,
मतलब राजस्थान के राजस्थान वाली जो Yes. घटना हुई थी वो बहुत very उन्होंने strong. अपने आप को हैंग कर लिया। हम ये कहेंगे कि उनके घर में साइकियाट्रिस्ट था, उनके हस्बैंड खुद साइकियाट्रिस्ट है, वो भी नहीं इस डिप्रेशन को समझ पाए। इतने अच्छे से हम लोग इसको छिपा जाते हैं कि पकड़ नहीं आता। ये बहुत बड़ी, मतलब हम तो सिर्फ इमेजिन करने की कोशिश कर सकते हैं कि द काइंड ऑफ प्रेशर शी वुड हैव गॉन थ्रू, यू नो। तो मैम, ऐसे वाक़ये क्या आपकी ज़िंदगी में कभी आए? नहीं देखिए ऐसा नहीं कि जब आपने, एंड हाउ डू यू एवर कोप अप, या जैसे फॉर दैट मैटर किसी अब की जो स्टूडेंट्स हैं या अभी जो यंगर जनरेशन प्रैक्टिस कर रही है डॉक्टर्स की, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी कि ना कैसे इसको कोप अप करना चाहिए? उनको हम सबसे पहले तो कहते हैं कि जब आप काम के दायरे, वर्क टू रूल, वो जो रूल्स है वो मान के चलो। अभी डॉक्टर साहब से भी यही, डॉक्टर के गुप्ता से यही बात हो रही थी कि अब तो वर्क टू रूल का ज़माना आ गया है, जितना ज़रूरी है उतना करो, उससे ज़्यादा पैर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, अपना कम्युनिकेशन सीधा रखो, टाइम टू टाइम आप पेशेंट से संवाद करते रहो, उसे असलियत बताते रहो। एकदम से जाके बोलना कि आपका पेशेंट मर गया है, तो वो तो हमारे लिए भी, हमारे को कोई आके ऐसे बोल दे तो हमारे लिए भी बहुत चौंका देने वाली बात हो। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखें कि कम्युनिकेशन बहुत एसेंशियल है। अभी इससे पहले भी आपसे इस बारे में बात हुई, तो मरीज को अपडेट करते रहना बहुत एसेंशियल है। उसके बावजूद भी वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो गया, तो ये हम लोग कोशिश ही कर सकते हैं। और बाकी उनसे हम ये भी कहते हैं कि जैसे हम घर गए जब, तो हमने डॉक्टर होना बंद कर दिया। हम तब माँ बन जाते हैं, तब पत्नी बन जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं। ये बहुत गौर करने वाली बात है कि आप अपना रोल अपने Totally स्थान के बदल अनुसार चेंज कर लिया। बस। इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। वर्क लाइफ बैलेंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। अभी क्या है कि जो न्यू जनरेशन है इस बात को रियलाइज करने लगी। हम लोगों ने तो रियलाइज उस समय नहीं किया था, क्योंकि एक कहते हैं पैशन होता है काम करने का, 12 घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे कर रहे हैं, इवन 18 घंटे भी, क्योंकि जो रेजिडेंसी स्कीम में जो बच्चे एमडी कर रहे होते हैं तो उनके अंदर एक जुनून होता है कि हम कम्युनिटी में जा रहे हैं, वी विल वर्क। लेकिन उसका देखा कि समय के साथ साथ वो थैंकलेस जॉब हो गया। रात के अगर 2 बजे आपने सर्जरी की और कहीं से कुछ अगर मिसहैप हो गया तो रिवार्ड नहीं मिला, फिर अंतिम ये हुआ कि आप 2 बजे रात को क्यों सर्जरी किया। देखिए आपको याद होगा हमारी रेजिडेंसी में, हमारे पीडियाट्रिक्स में हमें 36 घंटा कंटिन्यूअस ड्यूटी करना पड़ता था, और मैं तो उस समय फुल प्रेगनेंसी में थी जब मेरी 36 घंटे ड्यूटी लगी। लेबर पेन स्टार्ट हुआ, लेकिन मजाल है आप वार्ड छोड़ के जाओ, यू आर द सीनियर मोस्ट, जब तक अगला आ न जाए आप वार्ड छोड़ के जा नहीं सकते। वहाँ इमरजेंसी में 150 मरीज पड़ा हुआ है, आप कैसे छोड़ के जाओगे। तो मुझे याद है कि मैंने कैसे वो लेबर पेन झेले थे ओवरनाइट। 1 बजे से स्टार्ट हुआ एंड 5 बजे मैं अपने साथी को, डॉक्टर एम के सिंह को बुला करके उनको वार्ड सौंप करके तब कोई इंटर्न अपने स्कूटर से मुझे घर लेके गया। ओह गॉड। एंड दैट डे पूरा लेबर पेन झेलने के बाद शाम को 6:30 बजे मेरे सुपुत्र जी आ गए। वाकया उस जमाने का है, 86, 87, 88। ओके। लेकिन जो नई जनरेशन है इस बात को रियलाइज कर रही है। अब एक देखिए जिम्मेदारी का एहसास था। जैसे क्लिनिकल जो ब्रांच है, देखिए ना, प्रोबेबली ये वाली जो जनरेशन इस वक्त पढ़ रही है या थोड़ा बहुत जो हासिल कर लिया है जिसने, ये इस जनरेशन को उसकी पहले वाली जनरेशन ने काफ़ी कुछ दिया है, कंफर्टेबल लिविंग रही है, और मेरे ख्याल में आने वाली जनरेशन के लिए और भी ज़िंदगी आसान हो गई है। दे आर मोर स्मार्ट देन अस, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और वो पेशेंट से संवाद जो है करते तो है, लेकिन डिस्टेंस के साथ करते हैं। हाँ, तो ये उन्होंने एक तरीका निकाला है कि हाउ टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट, बिकॉज टेक्नोलॉजी आ गई बीच में। कोविड काल में देखा होगा आपने कि जो क्लिनिकल ब्रांचेस थे उनमें काफ़ी उन लोगों को सफ़र करना पड़ा, लेकिन इसी तरीके से जो डायग्नोस्टिक ब्रांचेस है जहाँ पे डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत बढ़ा, टेलीकंसल्टेशन बढ़ा, वो रिपोर्टिंग उस तरीके से आगे बढ़ी, ओवरऑल कहीं ना कहीं बदला प्रोफेशन। और उसको हम लोगों ने भी हिसाब से एक्सेप्ट किया, नई जनरेशन उसको और अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर रही है। आई थिंक वो लोग तो अब इसको आगे लेकर के एंकर कर रहे हैं, इसको और आगे लेकर के जा रहे हैं। बट सर ये जैसे इस मुझे बस डर ये लगता है कि जो सेंसिटिविटी आप लोगों के प्रोफेशन में है, टेक्नोलॉजी की वजह से कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी का पर्दा ना हावी हो जाए और सेंसिटिविटी। नहीं, ये आपने सही कहा। क्लिनिकल टीचिंग और क्लिनिकल डायग्नोसिस वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, वो छोड़ के सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट पे क्योंकि एम्पैथी
इज व्हाट, एम्पैथी, सिंपैथी, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ज़िंदगी के, ये बड़े अहम हैं और यही एक्चुअली आपको वो स्ट्रेंथ देते हैं जो आपको किसी भी क्राइसिस को फेस करने में हेल्प करती है। देखो शैलवी, जहाँ तक हो सकता है हम लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को डिफिकल्टीज न हो, पर एक दायरे तक। अब पहले वी यूज्ड टू गो आउट ऑफ आवर वे टू हेल्प देम, अब वो चीज़ तो नहीं रही। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। हम लोग कोशिश करते हैं हाँ थोड़ी सहूलियत दे दें, अच्छा ये यहाँ से नहीं वहाँ से हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। पहले में कई बार ऐसा होता था, अच्छा ठीक है चलिए हम आपके साथ उठ के जाते थे अपने सीट से, जाके डेस्क तक जाके इनका ये करा दीजिए वो करा दीजिए। अब कभी नहीं करेंगे, अब हम उनको रास्ता बता देंगे कि आप फला डेस्क पे चले जाइए यहाँ। तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन आ गया है, फिर भी मन में अभी हम लोगों के तो वो भाव अभी तक नहीं गया है, शायद हम लोग पुराने जनरेशन हो गए हैं कि मदद करो, चैरिटी करो, यू नो दैट फीलिंग ऑफ चैरिटी डन, उसका इतना अच्छा असर अंदर होता है। किसी को आपने मदद कर दी, देखो माँ कहती थी कि आप पैसे से मदद करना तो बहुत इजी होता है, वो तो आप डाल ही सकते हो, पर फिजिकली मदद करना या वो भी ना कर पाओ तो कम से कम अपने मुंह से, मतलब शब्द तो आपके अच्छे निकले, आपकी बातें तो अच्छी निकले, उससे मदद कर दो तो बहुत बड़ी बात है। शब्द तो हील कर सकते हैं या आपके प्राण भी ले सकते हैं। पैसा तो है ही है, आप अगर इकोनॉमिक मदद किसको करना चाहो तो बिल्कुल, पर वो हम कहेंगे कि उसको फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए कि हमने इसको पैसे से मदद की। हाँ, वो हमारे ख्याल में अब दान का तो दाहिने हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ये अपनी अपनी अपब्रिंगिंग का भी हिस्सा होता है। और थोड़ा सा हो सकता है आज के ज़माने में थोड़ा सा सोशल मीडिया की वजह से बहुत दिखावरे का एक चलन सा चल गया है कि जैसे आप कोई भी सोशल मीडिया का वो उठा करके देखिए तो ऐसा लगेगा सभी लोग हॉलीडे पे गए हुए हैं है ना? हाँ वही, या सारे कपल्स परफेक्ट कपल्स हैं, इनके घर में झगड़ा नहीं होता है। अरे फिर वो तो तो दूसरों को लगता है कि नहीं, मतलब सारी तस्वीरें देख करके जब देखिएगा सारे हस्बैंड वाइफ बहुत बढ़िया से दिख रहे हैं, एवरीथिंग इज सो रोजी, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट, तो कहीं ना कहीं मन में यही आता है बेचारी। वो तो वर्चुअल लाइफ है, वो असली लाइफ कहाँ है? हाँ, ये आई थिंक वो एवरीबॉडी वांट्स टू प्रोजेक्ट देयर बेस्ट उसमें, है ना? उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या है? हाँ, पर वही बात है ना कि असल मजा शायद उसी में आता है जब आप अपनी असलियत को आप एंजॉय करें। स्ट्रेस तो बहुत है हमारे प्रोफेशन में, इकोनॉमिक स्ट्रेस है हर जगह। आप देखो गवर्नमेंट में है या डॉक्टर पी के गुप्ता को ही देख लें, हमने तो इनको शुरू से देखा है, एक छोटी सी दुकान से इन्होंने स्टार्ट की थी और कैसे स्ट्रगल किया है कि एक एक चीज़ समेट के लाना लोन पे, उस लोन को रीपे करना। लेकिन आज जब लोग देखते सोचते आए हाय कितना बड़ा आदमी है, इसको किस चीज़ की तकलीफ है, लेकिन उसके पीछे हमारे कितनी नींद, कितना मेंटल स्ट्रेस, कितना स्ट्रगल गया है, उसको शायद कोई नहीं समझेगा, शायद हमारे बच्चे भी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो जब पैदा हुए उनके आँख के आगे एसी था, गाड़ी थी, सब कुछ था, उस जनरेशन का टेक ऑफ पॉइंट। सो हम यही कहेंगे कि स्ट्रेस तो आज भी है, शायद हमारा स्ट्रेस कभी खत्म नहीं होगा। मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा स्ट्रेस जिंदगी में जरूरी भी है, क्योंकि अगर बिल्कुल आसान हर चीज हो जाएगी, बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेस, या वो आपको, बल्कि मुझे याद है किसी बहुत फेमस एक्टर ने एक बार कहा था कि अगर मेरे पैर नहीं कांपते हैं स्टेज पे जाने से पहले तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। है ना? मुझे लगता है सब सही नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। स्ट्रेस लेकिन डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हाँ, इट शुड बी यू इन डिस्ट्रेस। तो क्या आज जैसे इतनी जो जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई है, इसमें जो स्ट्रेस का पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा महसूस होता है, तो क्या करना चाहिए? कभी कभी कुछ टाइम आउट लेना चाहिए। जैसे एक्टिविटीज़ के बारे में आपने, सर ने मुझे बताया गार्डनिंग करते हैं, ऑफ कोर्स उसके अलावा भी जैसे अपना फिजिकल फिटनेस पे योगा, मेडिटेशन करते हैं। आप मैम क्या सजेस्ट करना चाहेंगी लोगों को? शैलवी, दो तीन चीज़ें हैं जो आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले तो सिट एंड एनालाइज कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। मुझे जैसे है म्यूजिक में खुशी मिलती है, सो टेक टाइम आउट फॉर रीडिंग, टेक टाइम आउट फॉर म्यूजिक, गो आउट ऑन वॉक्स। मुझे खुशी मिलती है किसी के लिए कुछ करने में, सो आई फाइंड कहाँ पे मुझे किसके साथ क्या करना चाहिए जो उसको रियली रियली फ़ायदा पहुँचाए, उसका ग्रैटिट्यूड, मेरी चैरिटी, उसमें इतनी खुशी है। सो आई लुक फॉर दोज स्मॉल थिंग्स। थोड़ा म्यूजिक हो गया, और
एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर गुप्ता ने भी उसके बारे में बोला, स्पिरिचुअलिटी। सो अ लिटिल बिट आप अगर बस 5 मिनट आंख बंद करके अपने लिए मी टाइम निकाल के बैठ पाते हैं। मैं तो कभी कभी जब मन बहुत खट्टा हो जाता है तो आंख बंद करके सोफे पे बैठ जाती हूँ, सोचती हूँ हाय इस वक्त मैं गोवा में थी, हाय कितना अच्छा था, और शिप पे क्रूज कर रहे थे, हाय हाय कितना अच्छा लगेगा। सो यू नो इफ यू कैन थिंक ऑफ सम फॉन्ड मेमोरीज, कोई अच्छी मेमोरी, दैट हेल्प्स अ लॉट। एंड हमारे जैसे मैं तो खैर कई बार यू कैन कुछ नहीं तो आप जय हनुमान वीर विक्रम बजरंगी, सो यू जस्ट चैंट ए मंत्रा, वो भी आपको काम करता है। आपने देखा होगा लोग जब डर जाते हैं ना तो हनुमान चालीसा बोलना शुरू करते हैं। सो मंत्रा बोलने से भी, चाहे कोई आई डोंट से कि पिक्यूलियर कोई वैदिक मंत्रा बोल ले, पर छोटा सा कुछ बोलने से भी, इवन गायत्री मंत्र बोल देने से भी कई बार कामनेस आती है। सो अगर बहुत गुस्सा आता है, जब बहुत ई हो जाता है, तो आई रिपीट टू माय सेल्फ ओम गुरु शांति, ठंड हो जाती है। तो गायत्री मंत्र इज लाइक द अम्ब्रेला मंत्र, वो तो सारे मंत्रों का महामंत्र है ना, इट्स महामंत्र। तो कई बार हम लोग ये भी करते हैं जी, मतलब जब बहुत ई हो जाता है, तब की बात कर रहे हैं ना। नहीं एब्सोल्युटली, आई एम श्योर दिन भर में 24 घंटे में एक आध बार ई का टाइम आ जाता है, और अब तो शेल्वी है ई से पहले। एक जापानी किताब है इकिगाई। ओके, उसका जो फिलॉसफी वो यही है कि वर्तमान में रहिए। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कभी हम सोचते हैं पुरानी अच्छी यादों को, लेकिन ये डॉक्टर साहब अच्छी यादों को सोचती है, लेकिन मेजॉरिटी 90% लोग जो है बुरी यादों के साथ पुराना बर्डन लेके चलते हैं। और बाकी 8% जो 90% तो ये हो गया पुरानी कड़वी यादें, और 8% जो होता है वो होता है कि फ्यूचर में कि हमें क्या करना है। मात्र 2% वो वर्तमान में रहते हैं। अच्छा ये बताइए सर, पुरानी यादों को हाउ डू यू पुट देम टू रेस्ट, उनको वहाँ दफनाते कैसे हैं, या उनको चैप्टर में नहीं, क्लोज उसका कैसे? तरीका है कि वर्तमान में आप रहिए और अच्छी अच्छी सोच जहाँ पे जिस वक्त में आप एक कई दफा इम्पोर्टेंट होता है ना रैशनलाइज करना। हाँ, तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, इसके बिट्स एंड चिप्स में अगर तुम पुरानी यादें रखोगी तो नए वाले भरोगी कैसे? ये भी तो कंप्यूटराइज्ड है भाई, खाली तो तुम्हें करना पड़ेगा, कंट्रोल डिलीट करना पड़ेगा। उसका तरीका हाँ, है कि ये आपने सही कहा, ये आज के जनरेशन की भाषा है ना, कंट्रोल डिलीट करना पड़ेगा। उसमें यह है कि अच्छी चीजों को आप भरते जाइए ना, आप और डू सम उसके पॉजिटिव अलावा वर्क। एक्चुअली कंट्रोल एंड डिलीट, बिल्कुल, these are two words complete in their own ways. और बैक ऑफ द माइंड है बहुत पुराने हार्ड सॉफ्टवेयर में चला गया, वो आपको रिकॉल करेंगे तो लॉन्ग टर्म हाँ, में। तो और आप बाकी रिसेट वो है वही जैसे बीवियां करती हैं, तुम लोग कहते हो, मेरे हस्बैंड तो कहते थे तुम 1957 की बात हाँ, उठा नहीं, के ले आई हो या जैसे हमेशा हम लोग कहते हैं ये साड़ी नहीं दिलाई, वो नहीं कहा, ये नहीं नहीं, किया। लेकिन वो सिर्फ वो सारी बीवियों के लिए लागू हो सकता है, और एक्सेप्शंस भी होंगे आई एम श्योर। हम लोग तो कहते हैं कि भाई भूतकाल में जीना बंद करो, क्योंकि वो भूत है, वो भूत बन आपका गए। जान तो नहीं लेगा, लेकिन सताता बहुत है भूतकाल। और भविष्य में जो है लोग ख्याली पुलाव बनाते हैं, लेकिन वर्तमान में आप रहिए। टेक ईच डे एज इट कम्स। या अच्छा है, अच्छा वो बुरा कहते है, हैं ना, बुरा। आज का एजेंडा बनाइए सवेरे से लेकर शाम तक का, वन डे एजेंडा, एंड ट्राई टू फुलफिल इट 99%। कुछ ना कुछ लिखिएगा। देखो, नजरिया की बात है, अच्छा निकल ही आता है उसमें, पर अगर आप उसमें गलत चीजें ही ढूंढते रहोगे तो नुक्ताचीनी करने को तो सारा दिन ही गड़बड़ हो जाएगा। तो राइट इंटेंशन से स्टार्ट करने से दिन और अच्छी सही सोच। नजरिए से चीजों को देखने से चीजें अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सबसे पहले जब आप उठिए तो आप थैंक बोलिए कि आज आप जिंदा हैं, और आज आपका एजेंडा सेट होना चाहिए। 5 मिनट में आप तय कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या करना है, तो सबसे पहले अपने लिए कुछ करना है। हाँ, इसलिए फिटनेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी बैटरी माय टाइम की बात कही थी, और अपने लिए नहीं, तो लोग अपना आप को मतलब हो गया केंद्र कि में अपनी नहीं रख बैटरी को पाते। चार्ज करना है। आपको बैटरी कैसे चार्ज होगी, तो उसके लिए आपको अपने लिए 1 घंटा तो निकालना चाहिए। भाई 24 अपने आप को घंटे। चार्ज करने के मेथड्स के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आपको क्या पसंद है, अपने पैशन को ढूंढना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, और उसको ज़रूर उसके साथ समय व्यतीत करना चाहिए। मेरे ख्याल में उस पैशन के लिए अगर आपको खर्च भी करना पड़ता है थोड़ा बहुत, मान लीजिए किसी को फोटोग्राफी में आनंद आता है, तो कैमरा में आपको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, तो Not तभी तो only कर that, पाएंगे। Shelby, ये जो मैंने मी टाइम की बात कही ना, चाहे वीकडे में हो चाहे ऑफ डे में हो, हम लोग जैसे कुछ नॉन डॉक्टर फ्रेंड्स भी ढूंढ लेते हैं। किसी हाँ। का पैशन है म्यूजिक, किसी
का पैशन है ड्रामा, किसी का पैशन है डिजाइनिंग, मेरे अपने ऐसे फ्रेंड्स हैं। तो जब उनके बीच आप बैठते हो और नाना प्रकार की चीजें बातें होती हैं, उसमें आपकी लर्निंग होती है। So diversity is the key here. हाँ, और आपके कुछ समय के लिए आपके उन स्ट्रेस फैक्टर्स से दिमाग हट जाता है और आप एक रिन्यूड एनर्जी पाते हो इन सब चीजों से। Actually, बिल्कुल ठीक बात जैसे है। आप लोग So now that, हाँ बिल्कुल सही, now that I'm talking to you, अच्छा लग रहा है, एक अच्छी फीलिंग है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और कुछ शायद इनमें से पॉजिटिव निकल के आए आपके मेरे बातचीत में या डॉक्टर गुप्ता की बातचीत में। नहीं भाई, यहाँ पर मेरे ख्याल में जो लोग देख रहे होंगे हम उनके नज़रिए पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने जैसा कहा था ना कि नज़रिया इज व्हाट विल टेक यू फॉरवर्ड। और यहाँ जो आपने अभी बात की ना डाइवर्सिटी की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ज़िंदगी में, क्योंकि जब एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स है तो वो एक ही तरीके की लगभग बात करेंगे ना, होगा। जब आप दूसरे का पीड़ा भी समझ पाएंगे, दूसरे का काम का नेचर समझेंगे, तो हमारा खुद का वैल्यू एडिशन होता है, एनरिचमेंट होता है, जो ज़िंदगी में हमको अपने काम को नए तरीके से देखने की प्रेरणा देता है ना। वो मेथड्स हो सकता है हमारे वहाँ काम आए काफ़ी। जैसे मैं एक राइटर हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर्स का एक मेथड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, क्योंकि आप लोग ना ब्रेक इट अप, एक आप लोगों के वहाँ बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं ब्रेक इट अप, हम भी ब्रेक इट अप करके लिखते हैं। नहीं, जिसको मैं कहता हूँ उस तरीके से कि ब्रेक योर रूटीन, अदरवाइज विल ब्रेक यू। और एक काम जो मैंने एक डॉक्टर से ही सीखा था वो ये था कि यू नो जब बहुत ढेर सारे असाइनमेंट्स होते हैं या बहुत सारा गोल होता है, प्रायोरिटाइज करो, प्रायोरिटाइज भी करना, और उसके अलावा भी कभी-कभी छोटे वाले जल्दी फिनिश कर लो ताकि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाए। तो ये भी एक मुझे एक डॉक्टर ने सिखाया था। स्टेप्स पहले कर लेंगे तो बाकी टाइम मिल जाएगा, एक तो इजियर हो जाता है हमारे लिए, और वो दैट इज सो रिवॉर्डिंग कि यू हैव अचीव्ड दिस थिंग, कि देन यू गेट मोर एनर्जी टू डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। एब्सोल्युटली। अपने रूटीन जो ढल रहा है ना लाइफ का, उसमें थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए बीच में। छुट्टी में जाओ, भाई मतलब आप छुट्टी अपने पे जाना अच्छा है। कुछ पैशन, कुछ नए दोस्तों से मिलना, डिफरेंट प्रोफेशन के लोगों से मिलना, जैसे आपने कहा। देखो जो पर आपके प्रोफेशन में छुट्टी कहाँ ले, छुट्टी ले पाते हैं? नहीं, बहुत कम छुट्टी। आप टीचर हैं शायद, मे बी। नहीं ले पाते हैं। गवर्नमेंट जॉब में थोड़े फिक्स्ड वेकेशंस है, तो हाँ, हम लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो 7 दिन काम ना, वी आर वर्किंग 7 days in a week। You work 7 days। I'm 7 days, I'm working on Sunday also। जाना मने इनकी झोपड़ी बंद करना मने प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, तो बट we have to manage, इसीलिए अपने आप को बहुत स्ट्रांग तो रखते हैं। that means कि we should have a daily mantra as well, ना? Yes। है ना? हर दिन टाइम आउट होना चाहिए, एक दिन हर दिन रिचार्ज करने का एक तरीका होना टोटल चाहिए। ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पाता। लाइफस्टाइल में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। आप क्या खा रहे हो वो भी स्ट्रेस कर सकता है, आपकी नींद नहीं हुई वो भी स्ट्रेस कर सकता है, और आपकी अगर बॉडी फिटनेस नहीं है, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे वेलनेस फिटनेस की, मतलब आपके पीठ में दर्द हो रहा है, आप कितने देर तक मरीज देख लोगे। सो फिजिकल फिटनेस, एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ सम एक्सरसाइज, कुछ भी, चाहे आई वुड से एक बार 2 सेट सूर्य प्रणाम कर लो, या आप वॉक कर सकते हो तो आप मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा कर लो, ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब टहलने मत जाओ, ये बहुत सिंपल है, वॉकिंग इज वेरी कंफर्टेबल एक्सरसाइज। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। 8 घंटे सो लो, ये रात को जागना और सुबह उठना ये गड़बड़ वाला मामला है। 7 to 8 hours of sleep is necessary for recharge। जो ज्यादा सोते हैं उनका डिस्चार्ज हो जाता है, जो कम सोते हैं उनका रिचार्ज नहीं होता। So 7 to 8 hours of sleep and proper meal। प्रॉपर मील माने जो हमारे पूर्वज छोड़ गए ना, दाल चावल रोटी सब्जी, वो, नॉट जंक फूड। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस पैनल में अभी डॉक्टर वेद ने ज्वाइन कर लिया है। आई एम श्योर ये किसी पेशेंट के सिलसिले में बिजी रहे होंगे। उससे सीधे आ रहे हैं जी। डॉक्टर वेद भी परिचय के मोहताज नहीं है, ये विभाग अध्यक्ष हैं पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और very hardworking and very concerned hardworking about patients। and he also lives a very stressful life। तो आज का जो टॉपिक है वो इसीलिए इनको आमंत्रित किया गया था कि डॉक्टर्स कैसे डी स्ट्रेस करते हैं, इस पर इनकी
इनकी राय, इनका मंत्रा, इनका सीक्रेट जाना जाए। डॉक्टर वेद बताइए। वैसे तो आपने बिल्कुल सही कहा, सैलवी जी बहुत हम लोगों के उस जमाने की साथी हैं जब हम लोग एमबीबीएस में पढ़ा करते थे। और डी स्ट्रेस स्टूडेंट लाइफ से लेके, रेजिडेंट से लेके, और आज फैकल्टी और विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरह से जो अवसर प्राप्त हुआ, मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा डी स्ट्रेसिंग जो हम लोगों को लगता है, जैसे कभी किसी आईसीयू से ऐसे रोगी की छुट्टी हो जाती है जबकि घर परिवार वाले लोग ये सोचते हैं कि अब वेंटिलेटर पर गया तो गया, अब नहीं बचेगा, और अगर वो वापस आ जाए उसकी हम छुट्टी कर देंगे व्हील चेयर पर, जब नीचे हमारे लोग छोड़ने जाते हैं उसको गाड़ी में, तो वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग होता है हम लोगों के लिए। अगर हमारी एक क्रिटिकल केयर सैटिस्फाइंग मोमेंट रहता होगा। यही डॉक्टर पियाली ने भी बताया कि जब कोई बच्चा मुस्कुरा के देख लेता है कोई पेशेंट या अब रिलीफ हो गया है तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा डिस्ट्रेसिंग सा मालूम होता है। बिल्कुल। बाकी मैम जैसे अभी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले कि कैसे हम लोगों के तीन चीज़ों की बात आप कर रही थी कि 3 चीज़ें ज़रूर हमें करनी चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज और नींद भरपूर एंड सही खाना। तो ये सही खाना बने जो बच्चे आजकल नहीं खाते हैं, जंक खाते हैं और जंक बन जाते हैं। सो वंस अ वीक ठीक है, नॉट मोर देन वंस अ वीक एंड इन स्मॉल पोर्शंस। अदरवाइज वो उसमें कहाँ माँ का प्यार मिलेगा, बता दो मुझे। वो जो माँ प्यार से दाल चावल सब्जी बना के खिलाती है वो नसीब नहीं होता है। अब जैसे मेरी माँ नहीं है, मुझे वो चीज़ नसीब ही नहीं होती है, तो वो बच्चे लोग सब छोड़ देते हैं, घर का खाना नहीं खाना है। इवन स्टूडेंट्स, खैर उनकी तो क्या बात है, वो कैंटीन का खाना दोपहर में वो कहाँ से बेचारे डिस्ट्रेस्ड हो जाए। हमारे रेजिडेंट्स को मैंने देखा है दौड़ते भागते आ रहे हैं, किसी तरह से डॉक्टर्स कैंटीन में थोड़ा सा खा रहे हैं, मने मैगी मिल जाए मैगी, पिज्ज़ा मिल जाए पिज्ज़ा, या कुछ भी मिल जाए, वो समोसा, हाँ चाय समोसा, और भाग रहे हैं। तो वो खाना नहीं, दैट इज़ नॉट द राइट काइंड ऑफ फूड। आप गलत फूड खाओगे, गलत इंटेस्टाइनल फंक्शन होगा, आप फिर स्ट्रेस में आ जाओगे। गट इज योर सेकंड ब्रेन नाउअडेज ना। मैंने लाइफस्टाइल की बात की, जिसको कहते हैं आहार विहार और विचार जी। और 24 घंटे का जो आपका साइकिल है ना पूरा, उसको जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। 8-8 घंटे के डिवाइड करना है, बस 8 घंटे सोइए, 8 घंटे जो है अपने बाकी पैशन और अपना मॉर्निंग वॉक और प्राणायाम, योगा, ध्यान, फिटनेस पे अपना फोकस कीजिए और 8 घंटे काम कीजिए। तो 8 24 घंटे हो गए। तो 8 घंटे ज़्यादा नहीं करना है आपको, लेकिन 8 घंटे आपको सोना भी है। 8 घंटे में बाकी दोस्तों के साथ मिलना, मॉर्निंग वॉक करना, फिटनेस पे ध्यान देना, और डाइट जो पैटर्न है सो इजी। बट वो जब रात में 3:30 बजे कॉल आती है ना, तब लगता है अरे बाप रे, चल भैया चालू हो जा। हाँ, तो आई थिंक मैं वेद से ये सवाल पूछती हूँ, आपके साथ बहुत सारे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बिल्कुल जिससे कह लीजिए भगवान ने जवाब दे दिया है, बस उस तरीके के पेशेंट्स पहुँचते हैं। तो कैसे एक बहुत ही ग्लूमी, बहुत ही डिप्रेसिंग सी सिचुएशन होती है, क्या एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों का? थोड़ा सा। डेफिनेटली, जिस तरह से बहुत अच्छा आपने सवाल किया, जैसे पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन को कंबाइन करने का जो हम लोगों का एक इंटरनेशनल लेवल पे तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें कंबाइन करने का हमारा एक ये भी मकसद था कि हम लोग ये देख सकें कि कुछ हमारा जो एक फोकस है, जो टारगेट है, जैसे एक तो आईसीयू हो गया, एक इंटरवेंशंस हैं, एक ओपीडी भी है, वार्ड भी हैं, तो उनके साथ में क्रिटिकल केयर है, जो विशुद्ध रूप से क्रिटिकल केयर कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। इसलिए होता है कि एक रोगी के लिए आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 माह, 2 माह, 3 माह वेंटिलेटर पे, और आपको शायद भरोसा नहीं होगा कि 9 महीने से एक रोगी जापानीज इंसेफेलाइटिस का हमारे पास वेंटिलेटर पे है, 9 महीने से लगातार है। आप देखिए कितना इसमें कॉस्टली अफेयर है, कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितनी टीम का इन्वॉल्वमेंट है। 6 महीने में एक एक्सपायर हो गई, वो भी जापानीज इंसेफेलाइटिस थी, दोनों एक साथ भर्ती हुए थे। इसको 9 महीने एक पेशेंट को हो गया है। तो आप देखिए कितना रिसोर्सेज लगाने के बाद भी वो पेशेंट नहीं बच पाए।
अब हमारे पास ऐसे ही रेफरल्स हैं, क्रिटिकल केयर में इसी तरह के रेफरल्स हैं सभी जगह से, और जब आउटकम नहीं आता है तो फिर ऐसा फील होने लगता है कि वी आर लॉस्ट समवेयर, कि क्या जहां क्या हम ऐसा लोग लगता है कि एक हारी हुई जंग में लगे हुए हैं हम लोग? बिल्कुल, कई बार जो ये इशू हैं, जो क्रिटिकल केयर के जो लोग हैं, जो उसमें डॉक्टर्स से लेकर के पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, और जितना भी सपोर्ट स्टाफ है वो लोग, और प्लस परिवार भी उस जंग में शामिल है बराबर के, क्योंकि सारे संसाधन जितना भी हम एक बड़ी मदद है, मैं कहूँगा कि जैसे प्राइवेट में अगर बात करें तो रेंजिंग फ्रॉम 50,000 पर डे से लेके 2 लाख पर डे तक का इलाज हो रहा है। सरकारी सेटअप की बात करें तो वहाँ भी 5-10 हज़ार से लेकर के 50,000 तक का इलाज है पर डे का। ये तो ये एक बड़ा कॉस्ट अफेयर है, और जो सरकारी संस्थान है वो सब जानते होंगे, मैडम जानती हैं कि सरकार इस पे पर डे कितना खर्च करती है। पर डे लाखों खर्च देखिए, करती है ऐसा सरकार। पर डे एक बिस्तर पे Yeah. 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपए Yes. खर्च सरकार कर रही More than है। private sector, नहीं, घर से। वो मैं समझ रही It is हूँ, वो hidden. डेफिनेटली इसीलिए हम लोग शायद वेलनेस की और हाँ, प्रिवेंटिव yes, हेल्थ की yes. बात करते हैं। मेरा ICU सवाल डॉक्टर एज अ डॉक्टर आपसे था कि ना, जैसे ये जो डिप्रेसिंग ये- माहौल ये है मैं ना, सीधे- उसी हाँ, पे आ रहा चाहिए। हूँ, उसी का मैं आ रहा हूँ कि हाँ। जब घर और खेत बेचने की बात होती है हाँ। तो एक रोगी की हाँ वो बहुत पेनफुल होता है हम लोगों को। हाँ हाँ और मैं कह सकता हूँ कि गरीबों को वेंटिलेटर देने का एक प्रयास लखनऊ में हुआ है, और देश का मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आईसीयू सेटअप हम लोग चलाते हैं। इतने वेंटिलेटर्स होने के बाद भी हमारे पास लाइन है, पूरे नहीं पड़ते। और अगर आप गरीबी की बात करें तो जिनको हम लोग गरीब नहीं समझते थे वो लोग भी 4, 6, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन प्राइवेट में इलाज कराने के बाद उसी कैटेगरी में आ जाते हैं, गरीबी की कैटेगरी में, हाँ। उसी रेखा में आ जाते हैं। तो आप देखिए कि कितना डिप्रेसिंग होता होगा कि जब मरीज भी ना बचे और परिवार सारी सड़क पे आ resources, जाए, हाँ, खत्म हो जाए। एग्जॉस्ट होकर के घर खेत बिक करके पूरा परिवार जो उसके पीछे है वो सड़क पे आ जाए। और सबसे ज़्यादा खराब तब लगता है कि जब पेशेंट बच नहीं सकता, लेकिन कई जगह उनको वेंटिलेटर ऑफर किया जाता है। इससे एक सवाल मेरे जहन में आता है कि कौन सी लाइन को देखना चाहिए जहां इंसान, मतलब भाई डिसीजन अल्टीमेटली फैमिली को लेना है, राइट? तो आप मुझे 1 मिनट ये बताइए, वो कौन सा दायरा है जो हम लोगों को डिसीजन लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि नहीं, इसे हमें क्रॉस नहीं करना है? देखिए, संसाधन सभी के हैं, पैसा आपके पास हो सकता है ज़्यादा, लेकिन संसाधन इन सब लोगों के सामूहिक हैं, जितने भी टैक्स पेयर हैं उनका संसाधन है जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि जुडिशियसली इसका उपयोग हो, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में इसको लगा सकें, ना कि किसी को वेंटिलेटर प्रोवाइड करने में। तो मेरी तो ये फिलोसफी है इसमें, अगर लाइन की बात करें कि जब परिवार बहुत स्ट्रेस करता है तो मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि अगर पैसा ज़्यादा है, आप बच नहीं सकते, तो आप कहीं और कर लीजिए। हमें वो चाहिए लोग जिन पर पैसा भले ही नहीं है लेकिन यंग है, बच सकते हैं, और वो इस जीडीपी में कुछ न कुछ योगदान दे सकते हैं, क्योंकि उसी टैक्स पेयर के पैसे को लगा करके हम लोग ऐसे लोगों को जान बचाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जुडिशियसली उपयोग करके इस एक सिस्टम का, कि जो जीडीपी में अपना कुछ योगदान दे सकता है। बड़ी अच्छी बात देखो कही है। शैलवी, देखो ये 9 महीने से एक आदमी एक बेड को ऑक्यूपाई किए हुए है, 6 महीने से एक आदमी क्रिटिकल केयर में बहुत जल्दी जाते नहीं है, हाँ। इसीलिए क्रिटिकल केयर की इतनी लंबी लाइन लगती नहीं, है। तो वहाँ तो यू हैव टू चूज कि किसको आपको 9 महीना रखना भी है कि नहीं, क्योंकि आपको बेड्स भी सर्कुलेट करने हैं, जरूरतमंद को आपको वो बेड्स देने हैं, है ना? हालांकि वो बहुत यंग है, हालांकि वो मतलब नहीं, उसकी वो एज सब- 30-35 साल है, नहीं नहीं लेकिन बीमारी उसको ऐसी है हाँ। कि बहुत लंबा समय ले रही है। और नहीं, कई बार दुख जब होता है नहीं, सबसे ज्यादा, यही पे आपको कुछ करना है। लेट हिम फिनिश सर, लेट हिम फिनिश। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कई बार कैंसर के रोगी को भी वेंटिलेटर दे दिया जाता है, जिनको हम बचा नहीं सकते, और परिवार को जब आप ऑफर करते हैं तो परिवार भावुकता में रहता है, और परिवार को हमें पूरी बात बतानी चाहिए, पूरी काउंसलिंग करनी देखिए, चाहिए। कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्योंकि यहाँ पे भी आ गई ये इससे।
ये आप देखिए कि कौशल्य फेयर होने के साथ साथ ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा भी है, और जब भावनात्मक तौर पे इन्वॉल्व होते हैं एक परिजन में सारे परिजन, तो वो मना नहीं कर पाते हैं। इसमें हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि हम उन्हें इस बात के लिए काउंसिल करें कि वेंटिलेटर पे नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि पेनफुल भी है। एक पेनफुल डेथ ऐसे परिजन को देना जिसने इस परिवार के एक बागवान की तरह का एक रोल किया है, उसको पेनफुल डेथ देना, मैं कहता हूँ कि ये कहीं से भी हमारे लिए एक जस्टिफाइबल नहीं है। इसका अगर जस्टिफिकेशन हम लोग चाहते हैं तो निश्चित ही हम लोगों को एक कंफर्ट केयर की तरफ बढ़ना चाहिए, पेनलेस जो डेथ है उस तरफ बढ़ना चाहिए। इस तरह का फैसिलिटेशन होना चाहिए रादर की एग्रेसिव थेरेपीज को एनफोर्स करना ऐसे पेशेंट्स पे। तो वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज का कई जगह, ये भी है। तो जो डिस्ट्रेसिंग की बात हम लोगों की लगातार चल रही है, उस पर मैं देखिए हम लोग ना पूरी तरह से जो क्रिटिकल केयर के लोग हैं वो इसी में इन्वॉल्व होते हैं, वो हर मरीज से इन्वॉल्व हैं। सोने भी जाते हैं तो भी इस पे फोन पे आता रहता है अपडेट कि किस पेशेंट को क्या क्या हुआ। डायनेमिक डैशबोर्ड इस मोबाइल पे आता रहता है हर मरीज का कि कौन अब ऊपर आ गया सीरियसनेस में, उसके लिए कोई डिसीजन लेना। तो वी आर राउंड द क्लॉक इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट। तो हाउ डू यू मैनेज योरसेल्फ? अपना माइंड आप कैसे सेन रखते हैं, सही रखते हैं कि आप सही निर्णय ले सकें? देखिए जो क्रिटिकल केयर कर रहे हैं वो एक तरह से फंस गए हैं अपने प्रोफेशन में, एंड दे आर स्टक समवेयर। तो अब परिवार और बच्चे तो सफर कर ही रहे हैं, लेकिन वो पर्सनली सब कुछ सफर कर रहे हैं। इनको तभी खुशी मिलती है नहीं, मेरे ख्याल में आपको अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। आप फंसे हुए नहीं हैं, आप सेवा कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इनफैक्ट मुझे कहानी एक याद आ रही है कि कमिटमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। यू नो, एक बार अगर आपने कोई चीज़, भाई आप तो सलमान खान है भाई एक बार जो आपने कमिटमेंट कर ली क्रिटिकल केयर के लिए, वो कर ली है ना सर? आई थिंक आप अग्री करेंगे। बाय चॉइस है, बट ये है कि उसी में रास्ते निकालने पड़ेंगे, अपने आप को डिस्ट्रेस करने के तरीके निकालने पड़ेंगे, जैसे डॉक्टर साहब का है। आप कैसे डिस्ट्रेस करते हैं? आप देखिए दोस्तों के पास हमारी समस्या कुछ अलग है, थोड़ी सी है। अगर हमारी पर्सनल आप बात करें, मैं अभी तो पूरे क्रिटिकल केयर एक जो हमारा एक सेट है, जितने भी डॉक्टर्स हैं उनकी बात कर रहा था। हमारी अगर बात करें आप, तो मेरे विभाग में जिससे हम चला रहे हैं उसमें 9 फैकल्टी पोजीशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली भरी नहीं गई हैं, 8 खाली हैं, मैं अकेला, और पूरा सेटअप रन हो रहा है। स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी अपनी अपेक्षाएं हैं, उनको उनकी क्लासेस समय पे हों, उनका टीचिंग ट्रेनिंग रिसर्च का काम सही से चले, ये भी, और किसी भी रोगी की अनदेखी ना हो, खास करके जो गरीब है, जिसकी बात कोई नहीं कह सकता, जो कि हमारे पास है चैम्बर में घुसने में भी डरता है, वो हम लोगों के लिए ज़्यादा प्राथमिक टारगेट है। क्योंकि जो सक्षम है वो तो कहीं भी करा लेंगे, वो कभी भी हमारे दरवाजा खोल करके मिल लेंगे आकर के, लेकिन वो नहीं हो सकते। और 7 साल से मैंने छुट्टी नहीं ली। जो मैडम अगर बात कर रही हैं, क्योंकि जब से हमने ये किया, इस बार पहली बार है कि जब छुट्टी का मतलब यही रहा कि जाना तो डेली पड़ा। मदर की तबीयत थोड़ा घर पे खराब थी, तो कुछ दिन के लिए मैं समर वेकेशन के कुछ दिन सिर्फ उनको देखने के लिए गया, अदरवाइज छुट्टियों में भी यहीं रहते हैं। मेरे ख्याल में आपकी कहानी से हम एक ये देख सकते हैं कि डॉक्टर्स पर्सनल लेवल पर किस तरीके के कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं और कहाँ तक सैक्रिफाइसेस करते हैं टू इंश्योर कि एक सिस्टम चलता रहे। और हम लोगों को एज पेशेंट्स एक तो ये कोशिश करनी चाहिए, आई मीन इंडिविजुअल्स ये कोशिश करनी चाहिए कि हम तो इनके घर तो कभी ना पहुँचे जाए है भाई, क्रिटिकल केयर तो कभी लैंड नहीं करा जाए। नहीं, लेकिन अपनी तबीयत ठीक रखें, डॉक्टर की बात याद रखें, वेलनेस पर ध्यान दें, प्रिवेंशन पर ध्यान दें, ताकि वेद जी के पास न जाना पड़े। नहीं आएंगे। नहीं मैं यहाँ पे ही कह, लेकिन आप तो कम से कम हमें बुलाते रहिए बीच में। बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है कि 1-2 बार आपने बुलाया था पहले, बाबूजी भी बैठे हैं तो हम लोग रहे, तो अच्छा लगा। नहीं अब समय और हाल जो है डिस्ट्रेस होने का अवसर मिलता है। हाँ, लेकिन हाँ, हमारा नहीं तो दोस्तों पे डिपेंड करना चाहिए डिस्ट्रेस करने के लिए, ये आप कहना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात ये को सबसे ज्यादा ठीक है। महत्वपूर्ण है।
मैं बिल्कुल आपका मैसेज समझ गई हूँ। मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको दोस्तों की एक महफिल में आमंत्रित करूंगी, लेकिन ये है कि हर रोज बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन होने से ये फायदा हो गया कि आपका कमिटमेंट ये सबने नहीं देख नहीं लिया। ऐसा नहीं है। मेरा कमिटमेंट जो है आप सब जानते हैं, हाँ, सभी लोग मुझे जानते हैं आप भी कि हम सलमान खान हैं। हाँ, अपने बात के सलमान खान हैं। ठीक है। नहीं, जो आपने कहा वेलनेस से इलनेस, वेलनेस से इलनेस की बात इलनेस की तरफ ना जाए, इलनेस की तरफ ना जाए, वेलनेस की तरफ जाए। बिकॉज़ Preventive- हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कंसेप्ट है ना वो यही है। देखिए प्रिवेंशन हमेशा ही हमारे ख्याल बेहतर में है। आप भी जब नॉर्मली बात करते हैं तो ना वेलनेस की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं कि ये सिचुएशन ही ना वो आए। सिचुएशन ना है, क्योंकि हेल्थ बर्डन इतना जाते हो जाएगा पीड़ादायक है, नहीं वो बहुत तो पीड़ादायक डॉक्टर के है। लिए भी है और आपके गवर्नमेंट के लेवल पे जो वेंटिलेटर कितने आप दे देंगे। हाँ, तो वो ये आप प्रिवेंशन उसके भी हमेशा ही limitations हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब, जैसे कह रहे हैं प्रिवेंशन हमेशा ही बेटर है। और जो हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारी एक शैली है लिविंग की, उसको हम लोगों को बदलाव करना चाहिए। हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए कि हम लोग कम से कम एक सामान्य एक दिनचर्या की तरफ बढ़ सकें, जिसमें सर ने बहुत अच्छे से बताया, 8 घंटे का डिवीजन बताया उन्होंने। मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज ये एक सेट है, नींद एक दूसरा सेट है, 8 घंटे दीजिए। और खान पान जैसा मैडम ने बताया कि जो हमारे जंक फूड और इसकी तरफ जो नई पीढ़ी बढ़ रही है, ये एक बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ इस सबसे junk बड़ी food में समस्या processed food बच्चों added के लिए है। ये मोबाइल है, बच्चों जिन्होंने के बच्चों के लिए हाथ भी। में, क्योंकि बड़े भी इससे पीड़ित हैं और बच्चे ज़्यादा पीड़ित हैं, तो आने वाली पीढ़ी इससे कितना इफेक्ट होगी, इसको भी अभी इसका डाटा इमर्ज हो रहा है धीरे धीरे, और ज़्यादा होना भी बाकी है। हाँ, हमारे वो जैसे तो- कंट्री में, जहाँ पे एक रिसोर्स लिमिटेड कंट्री में हम लोग एक बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो गैजेट्स का जो इस्तेमाल है उसको भी लिमिट करना चाहिए हाँ। दिनचर्या में से। इस तरह का मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये मैसेज बहुत अच्छा है। कॉग्निटिव नहीं, बिहेवियर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ। और जैसा कि मैम ने भी अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट आउट किया था कि पैशन होना चाहिए, और पैशन जो है अपनी लाइफ में अपने ऊपर केंद्र करते हुए भी होना चाहिए। सिर्फ गैजेट ड्रिवन या किसी इंस्ट्रूमेंट ड्रिवन चीज़ पर नहीं फोकस करना चाहिए। राइट, तो हम लोग वापस बात कर रहे थे कि कैसे, क्या हम लोग कंक्लूड करें जो मंत्रास की सब बात कर रहे थे। चलिए एक मैं बता दूं, मेरी टीचर हैं, उन्होंने जब हम लोग एमडी में थे वो हमें पढ़ाती थी, आज भी हैं वो बड़े मज़े से हमें कहते थे, देखो बच्चा, अगर तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो तो मैं तो ये करती थी, तुम भी ये कर लेना। एक रिक्शे में बैठो, हजरतगंज का एक फेरा मारो, कोई भी चीज हो चाहे अपने लिए एक क्लिप तक हो, पर अपने लिए कुछ खरीदो और खुश होके लौट के आओ। So so I have always remembered ma'am's little things, saying that अपने लिए एक थोड़ा सा। देखिए आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ प्लेजर इन लिटिल थिंग्स। अपने लिए घर में जाकर के कुछ बढ़िया सा बना लेना, भले एक कप कॉफी बनाना, यू नो दैट माय टाइम 10 मिनट आपने एंजॉय करा। हमेशा बोलिए हाँ। फील गुड। ये माय टाइम फॉर फील गुड फैक्टर, जैसा पीके सर ने इसमें ऐड कर All दिया। is well। हाँ। फील गुड मतलब आप फील कीजिए कि हाँ। हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, वी आर लिविंग इन प्रेजेंट नहीं, सिचुएशन और में फील गुड कर रहे और हैं। वेद जी से हम लोग जो टेक अवे ले सकते हैं वो ये है कि कैसे यू नो बहुत ही कई बार जो है ना डार्क क्लाउड भी मुस्कुराहट दे करके जाता है। डार्क क्लाउड पे भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे ख्याल में आपके काम में सबसे अहम बात यही है कि उम्मीद का दामन लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं और छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, प्रयास कर लेते हैं ताकि उनको ये आश्वासन रहे कि हमने अपना 100% दिया, अपने प्रियजन को बचाने में मैंने अपना 100% दिया, है ना। बड़े बदलाव की तरफ है सैलरी की। ये हाँ, भी आप हाँ। देखिए कि एक जमाना था जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो ऐसा लगता था कि जो वेंटिलेटर पे गया तो गया, हाँ। लेकिन अभी इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। अगर आपकी स्टैटिस्टिक्स आप देखें तो लगभग 2/3 रोगियों को छुट्टी की जा रही है, 1/3 मौतें हैं, जबकि एक दौर ये था कि जहाँ हाँ। 2/3 से ज़्यादा मौतें हो जाती थी, बहुत रेयरली किसी की छुट्टी होती थी। हाँ, हाँ। अगर मोर्टेलिटी नहीं है तो मॉर्बिडिटी इतनी हो जाती थी कि उसका बिल्कुल मतलब क्या कह सकते हैं कि क्रिटिकल केयर में बेड सोर से लेके हर तरह सर्वाइवल के बाद उनके issues होते थे। Long term क्या होता और था? मॉर्बिडिटीज भी इतनी बढ़ती थी। तो
ये बदलाव हो रहा है धीरे धीरे देश में। और क्रिटिकल केयर की अगर बात करें तो ये एक अपने लेवल को अटेंड करने की तरफ आगे बढ़ रहा है काफ़ी तेजी से, अच्छे बदलाव की तरफ है, पॉजिटिव चेंजेस है। नहीं, इसमें एक हम लोगों के लिए ओपीडी भी है, वार्ड भी है, हमारे लिए सारी स्थितियां हैं, और क्रिटिकल केयर में भी एक बेहतर आउटकम के साथ में हम लोग सामने आ रहे हैं। और जो आने वाली जो जनरेशन है ये उसी ट्रेनिंग को ले रही है कि किस तरह से हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में बेहतर प्रदर्शन कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। तो अब एक बेहतर रिजल्ट की तरफ है, हम लोग 2/3 जान बचाने का काम हमारे यहाँ पे हो रहा है। नहीं, ये बहुत शुभ संकेत है और मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं भी है, क्योंकि डॉक्टर्स डे जो आयोजित किया जाता है वो आपकी इसी कर्मठता को सेलिब्रेट करने का एक मौका है। और हालांकि आजकल कम बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, पर बिलीव मी, मुझे ऐसा लगता है, मैं हेल्थ रिपोर्टर रह चुकी हूँ फॉर ऑलमोस्ट 17 ईयर्स। 9 जुलाई में मुझे 17 साल पूरे हो जाएंगे। तो मैं ये बात अच्छे से समझती हूँ कि ना ज़िंदगी की असल कीमत जो है ना वो आपको इस प्रोफेशन में बहुत करीब से देखने को मिलती है। एक छोटी सी मुस्कुराहट, एक ठीक होता हुआ इंसान वापस अपने घर जाता हुआ, परिवार से दोबारा मिलता हुआ, या एक पॉजिटिव रिपोर्ट आपके केस में कि पता चला, एक नेगेटिव रिपोर्ट जो पॉजिटिव हो सकती है, हाँ, तो वो सारी छोटे छोटे जो चीज़ें हैं ये बहुत ही वर्थ इट हैं और ये ज़िंदगी को बहुत अलग किस्म का मायना देते हैं। ये डॉक्टर्स, हम तो अपने एक पेशेंट के रूप में हम लोग अगर देखें तो हमारे आसपास 1 या 2 या 10 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी रिपोर्ट्स हमारे लिए मैटर करती हूँ, पर इनके लिए एक एक दिन में 10-10 पेशेंट्स की रिपोर्ट्स आती हैं और वो मैटर करती हैं। ठीक है, तो इस स्पिरिट को मेरी ओर से मैं प्रणाम करती हूँ, आप लोगों को सलाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, ना सिर्फ फिजिकली बट मेंटली भी, और हेल्प यू ट्रस्ट की ओर से भी आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोग ऐसे ही समाज की सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।